बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना केमिस्ट्री क्लास 10th का 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है यूनिट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन ड्राइव करनी थी उसका तरीका समझा था और कुछ हमने एग्ज़ाम्पल सॉल्व की थी जिसमें हमने डिफरेंट रिवर्सिबल जो केमिकल रिएक्शंस थे उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को ड्राइव किया था। तो आज हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो आपके पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास एक जनरल रिएक्शन में लिख दूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका इस रिएक्शन का बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, रेशियो होती है एक्चुअली ये। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स यूज इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रेज टू द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट्स यूज इन द केमिकल इक्वेशन। जिस तरह यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी हैं, ये रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज़ हुए हैं आपके रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के। तो आपके पास प्रोडक्ट लेना है आपने, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का, सी ओ डी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये ब्रैकेट का मतलब है कि कंसंट्रेशन, और इसकी पावर क्या, वो जो नंबर ऑफ मोल्स यूज़ हुए यहाँ पे स्मॉल सी और यहाँ पे स्मॉल डी है। ये रेशो आपके रेशो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और यहाँ पे भी वही सेम कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी उसको आपने पावर लेनी है उसकी, क्या, जो नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके पास यूज़ हुए हैं। अब ये आपके पास केसी का एक्सप्रेशन है जिसमें ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, नीचे आपके पास रिएक्टेंट्स हैं। अब हर जो आपके पास जो कंसंट्रेशन है उसकी जो यूनिट है, प्रोडक्ट सी की, डी की, रिएक्टेंट ए की, रिएक्टेंट बी की, इसकी अपनी अपनी कंसंट्रेशन की यूनिट है जो कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऐसा यूनिट जो है हम यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेंगे। अगर आप इस जनरल इक्वेशन को देखें जो आपके पास है यहाँ पे, अब ये अगर हम इनकी हर जगह पे इनकी रिप्लेस कर दें यूनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर सपोज आपके पास रिएक्शन इस तरह बनता है कि हर किसी का 1 मोल है तो पावर 1 नहीं हो जाएगी, तो वैसे आ जाएगा। इसी तरह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसी तरह नीचे ए की यूनिट जो है कंसंट्रेशन की वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसी तरह बी की भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, जैसे यहाँ पे देखें ना 1 और 1 2 मोल्स रिएक्टेंट्स हैं और 2 मोल्स ही प्रोडक्ट हैं, तो तब आपके पास जो यूनिट होगी केसी की वो नो यूनिट है। जब आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो आपके पास जो केसी होगा उस रिएक्शन का, उसकी यूनिट कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि सारे के सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास नो यूनिट होगी केसी की। इसके ऑपोजिट अगर हम जाएं और अगर आप फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन देखते हैं, हम जैसे एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड वाली रिएक्शन की, तो आयोडीन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब देखें यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आप इस तरह देखें, यहाँ पे 1 मोल आयोडीन का है, 1 मोल हाइड्रोजन का है, और इन 1 मोल दोनों के 1 मोल के एडिशन से आपके पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं। अगर आप इसकी केसी लिखें, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें इस रिएक्शन के लिए, तो वो बन जाएगा HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 है ना इसका नंबर ऑफ मोल्स या जो इसका एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे I2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दोनों के 1 1 है तो पावर 1 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे इनकी इंडिविजुअल यूनिट लिखें तो ऊपर आपके पास बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो यूनिट का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसकी, सॉरी आयोडीन की कंसंट्रेशन की यूनिट और हाइड्रोजन की
कंसंट्रेशन की यूनिट अलग-अलग आ जाएगी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर बना देंगे तो ये स्क्वायर जो है वो इधर से कैंसिल। तो इस केस में अब आपके पास यूनिट जो है वो कोई नहीं है। जैसा आपको पहले बताया था, अब देखिए इसमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट्स के और नंबर ऑफ मोल जो है प्रोडक्ट के, वो दोनों सेम है। 2 मोल्स आपके रिएक्टेंट्स के हैं और 2 मोल आपके प्रोडक्ट्स के हैं। अब ये जो आपके पास स्पेशल रिएक्शन है, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम है, तो आपके पास केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन के अंदर ही ऐसा हो। जो रिएक्शन है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम रिएक्शन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का SO3 बनाने के लिए, इसमें आप देखें कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3। तो अगर हम बैलेंस करें ऑक्सीजन को, SO3 को बैलेंस करें, अगर हम यहाँ पे इस तरह कर लें, ये 2 हो जाएं और यहाँ पे भी 2 आ जाए, तो अब ये देखिए ये 2 सल्फर इधर हो गए, 2 सल्फर इधर हो गए, 2 और 2 4, 2 इंटू 2 O2 है ना, तो 2 मोल इसके, तो 4 ऑक्सीजन इधर और प्लस 2 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन ही इधर। अगर हम इस रिएक्शन के लिए Kc की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो हमारे पास बन जाएगी कंसनट्रेशन ऑफ SO3, 2 है तो स्क्वायर, नीचे आ गया रिएक्टेंट SO2 का स्क्वायर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय O2 का, कोई यहाँ पे मोल नहीं है तो वो सिंपल 1 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास पावर देखिए क्या बनती है, ऊपर 2 नीचे 2 और 1 3, यानी कि आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है ऊपर 2 है और नीचे 3 है। तो अगर आप यहाँ पे यूनिट लिखें तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर और 1 मोल डेसीमीटर क्यूब सिंपल आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो ये मोल स्क्वायर, मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे अब जो चीज़ बची है आपके पास वो क्या बच रही है, 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये अगर ऊपर लेके जाएं तो बन जाएगा पर मोल और डेसीमीटर क्यूब। तो इस रिएक्शन के लिए जो Kc की आपने एक्सप्रेशन लिखी है उसमें Kc की यूनिट बन रही है पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के सेम नहीं है तो तब आपके पास जो Kc होगा उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। वो आपने इस तरह फाइंड करनी है कि आप Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे और इस एक्सप्रेशन की जगह आपने नंबर ऑफ जो आपके पास इसकी यूनिट्स हैं वो पुट करनी है और उनकी पावर को सॉल्व करना है। तो एंड में आपके पास जो चीज़ बच जाएगी वो Kc की यूनिट होगी। अब बुक के अंदर कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। अब ये Kc की एक्सप्रेशन होती है, आप Kc की एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे आप अगर रिएक्शन के लिए लिखें हाइड्रोजन आयोडाइड वाले के, तो आयोडीन प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। इसके लिए Kc की एक्सप्रेशन बनेगी HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय आयोडीन की कंसनट्रेशन। अब ये तो आपके पास एक्सप्रेशन बन गई है। अगर आप इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी, इस इक्वेशन के अंदर आपने जो इक्विलिब्रियम के ऊपर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशंस होंगी, आप उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका। इसी तरह अगर आपके पास सपोज इस कोई चीज़ मिसिंग होती है, आपके पास एक इक्वेशन है इसके अंदर कोई एक चीज़ मिसिंग है, अब यहाँ पे आपके पास Kc की वैल्यू आपको नहीं पता थी तो आपने बाकी तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट की और Kc की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे Kc की वैल्यू गिवन हो और आपको किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो अननोन हो और आपसे कहा जाए कि वो फाइंड करें, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आप किसी भी अननोन कंसंट्रेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जिस तरह आपके पास बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है 9.1, उसमें उन्होंने बताया कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक्शन हुआ, आयोडीन का हाइड्रोजन के साथ आयोडाइड बनी, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ उस वक्त जो कंसंट्रेशन थी आपके पास
कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन जो थी वो बता रहे हैं 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी। जो आपके पास कंसंट्रेशन थी हाइड्रोजन की वो थी आपके पास 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और जो कंसंट्रेशन आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की थी वो थी 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपकी कंसंट्रेशन गिवन है इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। क्वेश्चन आपसे ये है कि अब आप इसका केसी फाइंड करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या है। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जितनी भी आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन गिवन है उनको इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो 0.49 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 80। अब आपने इसकी यूनिट भी लिखनी है साथ केसी की। तो आपको पता है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सेम हो तो केसी की यूनिट कोई नहीं होती। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 है, तो केसी की यूनिट कोई नहीं होगी। तो आपका सिंपल केसी का आंसर आ जाएगा 80। इसी तरह आपके पास अगर कोई और रिएक्शन गिवन है उसके अंदर आपने केसी की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अगर वो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के बाद आपने क्या करना है कि उसके अंदर एक वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे आपको पता है हमने एक रिएक्शन कई दफ़ा डिस्कस किया है अमोनिया की प्रोडक्शन वाला, जिसे जनरल लैंग्वेज में हार्बर प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि आप जो अमोनिया प्रोडक्शन है ना इसका जो प्रोसेस है उसको नाम दिया हुआ है हार्बर प्रोसेस। अब हार्बर प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को अचीव करने के लिए इसके अंदर से प्रोडक्शन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखें जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमें तो यहाँ पे NH3 रिक्वायर्ड है। तो NH3 ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए कुछ कंडीशंस देनी पड़ती है इस रिएक्शन को, जहाँ पे NH3 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। NH3 वापस कन्वर्ट तो हो रहा होता है लेकिन फिर भी NH3 की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन उसे कहते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर आपके पास हम तकरीबन 450 डिग्री C होता है, और प्रेशर के ऊपर करते हैं इसको तो 200 टू ऑलमोस्ट 200 आपके पास, या 200 नहीं, प्रेशर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें कुछ प्रेशर भी आप देते हैं। तब जाके आपके पास कंडीशन इस तरह की सेट होती है कि वहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन आपकी जो है अमोनिया की वो मैक्सिमम हो सकती है जितनी वो आपको मिलती है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपके पास अगर ये सिंपल रिएक्शन गिवन हो N2 + H2 = NH3, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको बैलेंस करना है। जैसे मैंने किया 2 इधर 3 इधर, तो हाइड्रोजन ही बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन ही बैलेंस हो गया। तो अब आपने इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी है, तो वो बन जाएगी NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स उसके 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं पावर किसी की भी, और H2 की नंबर ऑफ मोल्स 3 है तो पावर हो जाएगी 3। अब आप देखें यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है पावर्स के अंदर या नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल है 4। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 4। अब जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, आप अगर आप इसका जो केसी की यूनिट है उसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लिखें उसमें से माइनस करें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो आपकी पावर आएगी वो आपने इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर ले लेनी है। अब जिस तरह यहाँ पे देखें इसके आपके पास ये क्या है, केसी की यूनिट का आप इसको जनरल फार्मूला कह सकते हैं। अब यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो 2 हैं मोल्स उसके, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट और मोल्स हैं वो हैं 4। तो 2 - 4 आंसर आपके पास आ जाएगा -2। तो आप जब मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की पावर लेंगे -2 तो ये बन जाएगा मोल -2 और डेसीमीटर +6। तो इस रिएक्शन के लिए जो केसी की यूनिट आपकी बनेगी वो बनेगी मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर की पावर 6। ठीक है, तो रेज़्ड पावर 6 आ जाएगा। यह आपके पास है केसी की इक्वेशन
कि जो यूनिट है केसी की वो इस ख़ास रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे उसने आपको बोला है कि आपने केसी की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो आपको बता देता हूँ। नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ तो कंसनट्रेशन ऑफ N2 जो गिवन थी वो थी 0.602 यूनिट, आपको पता है क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सी 0.420, H2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया थी यहाँ पर 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये सारी की वैल्यूज़ आपने, तीनों वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है, तो आपके पास केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो 0.113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन वैसे ही 602 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन 0.420 की क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.286 और यूनिट जो हमने ये फाइंड की थी मोल -2 और डेसीमीटर पावर 6, मोल -2 और डेसीमीटर की पावर 6। ये आपके पास केसी की इक्वेशन बनी इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पर, जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और केसी की जो यूनिट बनती है इस रिएक्शन के लिए वो भी लिखी हुई। अब जो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आपके पास कोई एक कंसंट्रेशन अननोन हो और केसी की वैल्यू गिवन हो, तो आप वो अननोन कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। आप अननोन कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं उस रिएक्शन के लिए। अब जो केसी की इक्वेशन होती है या केसी की जो वैल्यू होती है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये है कि अगर आप हाबर प्रोसेस का रिएक्शन ले रहे हैं N2 + H2 और उससे NH3 बना रहे हैं, तो आपका जो केसी है वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियली आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या ली थी। सिर्फ जो कंसंट्रेशन या केसी की वैल्यू डिपेंड करेगी वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, आपके रिएक्शन जो पैरामीटर हैं वो क्या था। अगर आपके रिएक्शन पैरामीटर सेम है तो केसी की वैल्यू आपके पास सेम ही आएगी। तो इसमें यह होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, अब हमारे पास यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल आपको दी गई है रिएक्शन की PCl3 + Cl2, इससे आपके पास बनता है PCl5। जब PCl5 ये रिएक्शन आपके पास हुआ, अब इस रिएक्शन में उन्होंने बोला है आपको कि इस रिएक्शन की जो केसी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपके पास है 0.13 और उसकी जो यूनिट है वो है पर मोल डेसीमीटर क्यूब। यूनिट गिवन है क्योंकि वैल्यू गिवन है, यूनिट भी गिवन होगी। उसके अलावा उन्होंने कंसंट्रेशन दी है आपके पास PCl3 की, रिएक्टेंट की 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और Cl2 की जो कंसंट्रेशन है वो दी है 9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और आपसे उसने ये बोला है कि जो इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो फाइंड करो, यानी PCl5 की कंसंट्रेशन है जो वो हमने फाइंड करनी है। तो सिंपली आपने इस इक्वेशन के लिए केसी की इक्वेशन लिखनी है। जो एक्सप्रेशन है वो क्या है कि ऊपर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे PCl5, नीचे आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी PCl3 × Cl2। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। PCl5 की इक्वेशन आपको चाहिए तो उसको आप इक्वेशन की एक साइड पे ले जाएं। PCl5 की जो कंसंट्रेशन है वो आपको मालूम नहीं है, वो साइड पे आ जाएगी। जो अननोन वैल्यूज सारी यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो Kc मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। तो Kc की जो वैल्यू थी वो थी 0.13 मल्टीप्लाई बाय PCl5 10 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये आपके पास PCl5 की जो कंसंट्रेशन है वो आ रही है 11.7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास एग्जांपल थी उस केस की जिसमें आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई कंसंट्रेशन अननोन होती है, तो आप उसमें केसी की इक्वेशन, जो केसी की एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करके वो अननोन एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट के बारे में पढ़ा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं।
दूसरा हमने उसके अंदर 2-3 एग्जांपल्स की जिसके अंदर हमने यूनिट्स भी फाइंड की, और हमने ये भी देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी भी अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।